नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम ऐसी खबरें आपको बताते हैं और आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज, जो आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। अमूमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर इन खबरों का जिक्र नहीं किया जाता है, जबकि ये सीधे आपसे जुड़ी होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की, इनफैक्ट कल की, पर आज के अखबारों की बड़ी खबर, 34 साल बाद नई शिक्षा नीति का ऐलान किया गया है और यह बहुत ही बड़ी खबर है। कल मैंने बाकायदा 1 घंटे का कार्यक्रम भी किया, लेकिन जो दर्शक आज का मनी मंत्र देखते हैं उन्हें संक्षेप में मैं समझाना चाहूंगा। हर अखबार की ये हेडलाइन है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है, गवर्नमेंट अनवेल स्वीपिंग चेंजेस फॉर एजुकेशन। मतलब जबरदस्त बदलाव किए गए हैं शिक्षा क्षेत्र में। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जाम सिस्टम, करिकुलम पैटर्न, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब जिस तरह से हमारे इम्तिहान होते थे, जिस तरह का करिकुलम था, सब चीज़ों में बदलाव किया गया है, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है, लेस स्ट्रेस ऑन बोर्ड्स, कॉमन कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट इन स्वीपिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स, नो रिजिड डीमार्केशन ऑफ स्ट्रीम्स। मतलब आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ेंगे, ये नहीं कि आप पर दबाव है, साइंस ही पढ़ना है। आप कोर्सेज बदल भी सकते हैं, वेटेज बराबर हो जाएगी। साइंस हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, कॉमर्स हो, सबकी वेटेज बराबर की जा रही है। और इसी को इंडियन एक्सप्रेस ने कैसे लिखा है, डोर्स ओपन फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट विद एग्जिट ऑप्शंस, फ्लेक्सिबल मास्टर्स। इन्होंने उच्च शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है इंडियन एक्सप्रेस ने, कि जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी भारत में आएंगी। और अब तक जो आप ग्रेजुएशन कोर्स करते थे, 3 साल का होता था, अब 4 साल का भी आप बदल भी सकते हैं। आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, उसमें आपको डिप्लोमा, डिग्री अलग अलग तरीके से वो मिल जाएगी। तो सिद्धार्थ, बहुत बड़ी खबर है ये और ज़बरदस्त बदलाव है। बदलता भारत, बदलती तस्वीर के हिसाब से अब ऑप्शंस भी दी जा रही है। देखिए, एक तो मुझे लगता है जो बेसिक बात है, इसको बहुत फ्लेक्सिबल बना दिया है। आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहें, आप जो स्ट्रीम पढ़ना चाहें, आप अगर मिक्स करके पढ़ना चाहें, साइंस और आर्ट्स को साथ साथ पढ़ना चाहें, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो हायर एजुकेशन में विदेशी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान आ सकेंगी, कॉलेजेस अपने आप डिग्री दे सकेंगे, उनको स्वायत्तता मिलेगी। यूजीसी की जगह एक नया बोर्ड का गठन होगा। तो इस तरह से कुल मिला के जो एक लिबरल एजुकेशन पॉलिसी की बात हम लोग कर रहे हैं, और उसको 4 चरणों में बांटा जा रहा है। अगर आप चाहें तो उसको अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी पढ़ सकेंगे। तो इस तरह बिल्कुल, से जो कई 10+2 सिस्टम था, 5+3+3+4, यानी कि आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली दूसरी, ये पहले 5 साल हो गए। उसके बाद तीसरी से छठी, और फिर छठे से 8वीं, 9वीं, और 9वीं से 12वीं तक, इस तरह से आपने सेग्रीगेशन कर दिया है। 10+2 वाला सिस्टम अब नहीं रहेगा। और मुझे लगता है उसका इस सब का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि हम शुरू से ही वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करेंगे। हाँ, क्योंकि अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम पढ़ते चले जा रहे हैं, क्लास दर क्लास हम पास करते जाते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, उसके बाद नौकरियां हैं नहीं। तो और सब लोग, जो 10 लोग शुरू करते हैं पहली क्लास में, वो 12वीं क्लास तक 10 लोग जो है रहते हैं क्लास में, एजुकेशन वही डिग्री ले लेते हैं, पास हो जाते हैं। उसके बाद नौकरियां वही गिनी चुनी नौकरियां। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर जोर है कि आपको कोई ना कोई ऐसी जो है आपको ट्रेनिंग दी जाए, जिसको कि आप, जरूरी नहीं है कि पूरे समय तक आप बने रहें, पूरे स्ट्रीम में रहें, आप बीच में भी निकल सकते हैं, आप उस वोकेशनल वो काम शुरू कर सकते हैं। तो उस तरह की जो बात हो रही है वो बहुत जरूरी है। हम ये भी बोल रहे हैं साथ में कि जो जीडीपी का जो अनुपात जो हम शिक्षा पे खर्च करते हैं, उसको भी बढ़ाएंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है अच्छा है, एक नई ऊर्जा की बात हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में। और मुझे लगता है लेकिन कुछ जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, इनको ऊपर भी सरकार को बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि हाँ, ये ठीक है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जैसे मेडिकल एजुकेशन एक एग्जाम्पल हम ले लें,
क्योंकि अगर मेडिकल की आप हिंदुस्तान में पढ़ाई करना चाहते हैं तो सीटें सीमित हैं और बहुत महंगा है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी तरफ जरूर सरकार को ध्यान देना इस होगा और मामले जल्दी कुछ में करना अभी होगा। विपक्ष हमलावर भी हो गया है कि भाई फॉरेन यूनिवर्सिटीज, विदेशी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। हम लाने की बात करते थे यूपीए के कार्यकाल में, तो बीजेपी बड़ा बवाल काटती थी। अब विदेशी यूनिवर्सिटी आएंगी, फीस और महंगी हो जाएंगी, ये भी आरोप लगने लगे हैं। अभी देखना होगा इंप्लीमेंट कैसे होती है पॉलिसी। नहीं संदीप, मैं इसको सही नहीं मानता, क्योंकि विदेश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए हिंदुस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि अगर वो यूनिवर्सिटी यहाँ अपना कैंपसेस खोल दें, लोगों को यहाँ अगर वो एजुकेशन मिलने लगे तो इसमें बुराई क्या है। और मुझे लगता है दुनिया पर खुल रही महंगी है, होगी दुनिया या नहीं, एक। ये एक बड़ी दिक्कत है। देखिए अभी भी एक शिक्षा माफिया काम करता है, और डोनेशन, ये सब जानते हैं आप। कितने कानून बना लीजिए, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पीछे से आपने 30-40 लाख 50 लाख रुपए दे दिए और आपके बच्चे का एडमिशन हो गया। ये होता आया है और हो रहा है। मुझे लगता है ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं इनके ऊपर भी सरकार को गौर करना होगा, लेकिन ठीक है, एक शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत को हमको हमको स्वागत करना चाहिए। और जैसे जो भी होगा आगे चल के इसमें जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होगी, धीरे धीरे सुधार किया जाए। बिल्कुल। और जो ये 5+3+3+4, ये दर्शकों को थोड़ा समझाना चाहूंगा। 5 साल आपका बेसिकली फाउंडेशन, आपकी नींव रखी जाएगी। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड, ये आपकी नींव रखने के लिए है। उसके बाद प्री प्रेपरेटरी, यानी कि तीसरी, चौथी और पांचवी आपके लिए प्री प्रेपरेटरी आपको तैयार किया जा रहा है। फिर छठी, सातवीं, आठवीं वो मिडिल स्कूल माना जाएगा, और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इसे सेकेंडरी स्कूलिंग माना जाएगा। और बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी ऐसा नहीं है अभी जो रट्टू तोता बनाया जा रहा है ना हमारे बच्चों को। रट्टू तोता नहीं, 2-2 बार भी हो सकते हैं ऑप्शंस। वो ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। तो आपको क्या जिंदगी के लिए क्या जरूरी है उस पर भी ध्यान होगा, और जो आपको विषय पढ़ाए जा रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये बदलाव, मतलब एक खांचा जो बना हुआ था ना, उसको तोड़ने की एक कोशिश है, और ये कोशिश की जानी चाहिए। नहीं, और संदीप आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से जो आपने डिटेल में बताया, जो पैटर्न अब बदलेगा एजुकेशन, और साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, बोर्ड पे उतना जोर नहीं होगा, बोर्ड में आपके कितने नंबर आए। लेकिन मुझे लगता है साथ ही सरकार को इसके बाद, जैसे ही हम एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो पूरा पैटर्न बना हुआ है, जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसको भी इसके साथ अब हमको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। जब हम ये बदल रहे हैं तो हमको वो जो कंपटीशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पैटर्न है, उनको भी इसके साथ उसका मेल नहीं, कराना आज की पड़ेगा। तारीख में हमारी व्यवस्था, सिद्धार्थ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, हमारी व्यवस्था ये है कि भाई डिग्री किस लिए लेता है कि नौकरी चाहिए, और डिग्री बेमानी हो चुकी है। एमए और बीए जब लोग माली के लिए भी, और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर एमए बीए भी माली या पियून की नौकरी के लिए अप्लाई करते फिरते हैं, ये एक हकीकत है इस देश में। ये भी है। और संदीप, हमारे यहाँ क्या है कि जो आपने बात बोली ना, डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब अगर कोई माली का काम कर रहा है तो उसको हम इज्जत की निगाह से नहीं देखते। कोई ड्राइवर का काम कर रहा है तो उसको हम अच्छा, कोई सरकार, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, सरकारी नौकरी में आप चपरासी भी हो तो बड़ी आपको इज्जत से देखा जाता है। तो मेरे को जो लगता है कि इस पूरी सोच में भी बदलाव की जरूरत है। ये और तो ये जो बदल चुका है। देखिए दुनिया बदल चुकी है, क्रिकेट के दीवाने हैं इस देश में। मुझे याद आता है न्यूजीलैंड के चैटफील्ड बड़े अच्छे बॉलर थे, और वो वहां पर बड़े खुशी खुशी, बड़े गर्व से वो कैब ड्राइविंग करते हैं। उनको मजा आता है इस काम में। ही इज अ कैब ड्राइवर एंड ही इज हैप्पी अबाउट इट। कैब ड्राइवर हैं, वुड कटर हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, विदेशों के जो खिलाड़ी हैं, विदेशी देशों के, तो वहां तो डिग्निटी ऑफ लेबर पूरी तरह से, वहां टैक्सी ड्राइवर को बहुत इज्जत से, बराबर से देखा जाता है, इज्जत से देखा जाता है। वो किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठ के शाम को अपना शाम का डिनर करता है। तो जो दिन में हम लोग सब अपना अलग अलग काम करते हैं विदेशों में, और शाम को सब एक साथ बैठ के अपना चाहे खाना खाना, चाहे एक दूसरे के घर आना जाना, तो उस समय ये डिफरेंशिएशन नहीं है। ये केवल हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, खासकर जो ये साउथ ईस्ट एशिया है, इन देशों में ये इस तरह के जो डिविजन है ये बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है इसीलिए शायद ये ढांचागत जो चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी में हमारे, शायद आगे इसमें हमें पर सुधार में इसमें इसको आरएसएस के बदलने। दबाव के भी आरोप लगा रहा है विपक्ष। अब जैसे मल्टीलिंगुअल 3 लैंग्वेजेस की पॉलिसी, 8वीं क्लास तक आप 3 अपनी मातृभाषा या जो
प्रादेशिक भाषाएं हैं, रीजनल भाषाएं, उनका इस्तेमाल कीजिए। 5वीं तक तो मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब इसमें कि नहीं नहीं हिंदी पर जोर है। अब कस्तूरी रंगन जो इसरो के चीफ रह चुके हैं, उनकी एक अध्यक्षता में कमेटी थी। एक TSR सुब्रमण्यम जो कैबिनेट सचिव रहे, ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स। अब वो धरती पर नहीं है। मैं उनसे मिलने का मुझे बहुत बार मौका मिला। मैं दोस्त भी कह सकता हूँ, उम्र का फ़र्क होने के बावजूद। यहीं नोएडा में 15A में वो रहते थे। उन्होंने भी एक पैनल की अध्यक्षता की थी। तो ये हो पाएगा क्या? इंडिया में अंग्रेजी को लेकर एक फैसिनेशन भी है। लोग इसे इंटरनलाइज कर पाएंगे कि मदर टंग जो है, मातृभाषा है, वो भी उतनी ही जरूरी है। एक मानसिकता हमारी बन चुकी है। सिद्धार्थ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दोनों बातें हैं यहाँ पे। देखिए, एक तो ये भी है कि देखिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की भी जरूरत हमको होगी। हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी अगर हम नहीं पढ़े, अंग्रेजी बिना पढ़े हमारा काम चले, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हाँ, तो ये भी एक सच्चाई है। लेकिन अगर आप मदर टंग में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसमें मतलब मैं इसको इस तरह से नहीं जोड़ के देखना चाहता कि ये RSS के दबाव में किया जा रहा है। अगर कोई आदमी तमिल है और वो तमिल में पढ़ता है 5वीं क्लास तक, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, संस्कृत पढ़ाई जाएगी तो क्या हो गया? पहले हिंदुस्तान में संस्कृत नहीं थी क्या? पर कोई नई संस्कृत से चीज ला रहे नौकरी हैं? नहीं मिलती है ना। ठीक है। ये तो संदीप हम उन लोगों पे छोड़ दें जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं है कि हम पर एकदम ये थोपा जा रहा है। हाँ, वो कंपलसरी पूरा एजुकेशन तो दबाव आपको, काम नहीं आया, इसलिए 3 भाषाओं की बात हो रही है। जी। और दूसरा ये कि देखिए, जो चीज बिकेगी वो चलेगी आगे। अगर जो आप बात कह रहे हैं संस्कृत में नौकरी नहीं मिलनी है, तो संस्कृत अपने आप एक लिमिटेड उसका वो रहेगा। लेकिन कम से कम उसकी पढ़ाई अगर कुछ लोग करना चाहते हैं और कुछ लोग उस क्षेत्र में पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी नौकरियां चाहिए। और कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी वो ऑप्शन अवेलेबल कराने में मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। और देखिए, अंग्रेजी तो रहेगी, इट इज हियर टू स्टे। हाँ, ये जरूर है कि हिंदुस्तान में अभी कई एग्जाम्पल्स, जैसे अभी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू चल रहे थे, तो कई जो एक आध लोग ऑफिसर्स उसमें गए थे, उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया कि अंग्रेजी को लेके इस देश में इतना फैशन हो गया है कि हिंदी में जो लोग हिंदी भाषा के भी हैं, वो भी अंग्रेजी को ऑप्ट कर रहे थे अपने इंटरव्यू का मीडियम के तौर पे। और कई बार वो अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे हैं, गलत सलत अंग्रेजी बोल रहे हैं। और कुछ लोग जो अपने को हिंदी का बताते हैं कि मैं साहब हिंदी में एक्सपर्ट हूँ, उनको बेसिक हिंदी का ज्ञान नहीं है। तो ये दोनों बातें हैं। नहीं, ये तो है। अंग्रेजी ढंग से बोल सकते हैं, आपको शिक्षित माना जाता है कि भाई ये पढ़ा लिखा होगा। डिग्री ना हो, कॉलेज में फेल कर गया हो, स्कूल में 3rd डिविजनर हो, अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये पढ़ा लिखा है। ये भी है एक दिक्कत है। क्विक कमेंट और चाहूँगा। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, 3 साल का कोर्स भी चलता रहेगा, लेकिन कोशिश की जाएगी कि 4 साल के कोर्स पर लोग जाएं। और इसमें आप बदल भी सकते हैं। अब मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, अब मुझे पहले साल के बाद लगा कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स यार गलती कर दी, पर मैं बदल नहीं सकता था। अब आप बदल सकते हैं, मिड कोर्स भी बदल सकते हैं। वो कैसे होगा ये देखना होगा, पर वो आपको ऑप्शन दे दी गई है। और आप बीच में कोई छुट्टी भी ले सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं, वापस आकर फिर डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये 4 साल की डिग्री में, खास विदेशों में जो जाना चाहते हैं, सिद्धार्थ, एक दिक्कत होती थी विदेशों में जाने में, क्योंकि हमारा 10+2+3 वाला सिस्टम था। वहाँ कहते हैं 16 साल की एजुकेशन चाहिए। तो बहुत से लोगों को 1 साल कोई कोर्स करना पड़ता था या MA प्रीवियस करके, और फिर वो विदेश जा पा रहे थे। नहीं, तो अब ये जो बात आप कह रहे हैं, तो शायद ये इस नई एजुकेशन पॉलिसी में इसकी जो है व्यवस्था कर दी गई है और इस खामी को जो है दूर किया जा रहा है। दूसरा जो बात हम लोग कर रहे हैं कि आपने एक बात, इम्पोर्टेंट बात जो बोली कि मैं भूल रहा हूँ, बात आपने कोई कही अभी, फिर से बोलेंगे संदीप? ये एजुकेशन, हाँ, हम लोग कोर्स बदल सकते हैं। हाँ। संदीप, मुझे क्या लगता है, अब हम अपनी एजुकेशन को जो है इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। जो दुनिया भर में जो जिस तरह से एजुकेशन चलती है कि आप आए, आज आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, उसके बाद सडनली पता लगा, वो होता ये था कि अगर आप सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, एक तो बदलने में परेशानी आती थी, दूसरा ये हुआ कि साहब वो 1 साल वेस्ट हो गया कि अब मेरा वो 1 साल बेकार हो गया है, या मुझे साइंस के साथ आर्ट्स पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है, तो अब आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तीसरा, आप
तो जब तक मन हुआ पढ़ा, आपने 2 साल कोर्स किया, फिर चले गए। आपको कोई, अगर हो सकता है आप अब तक, क्योंकि इसमें वोकेशनल एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, तो अगर हो सकता है मेरे पास कोई वोकेशन या मुझे कोई इस तरह की प्रैक्टिकल जो है वो हो जाए, किसी स्किल आ जाए, तो हो सकता है मैं उस स्किल को जो है देने के लिए मुझे कोई टेम्परेरी 2 साल के लिए कोई ऑप्शन मिल रहा हो, मैं चला गया, वो 2 साल वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, फिर 2 साल बाद आके डिग्री। तो जो डिग्री पे अब एम्फेसिस वो जो कम होगी, वो बिल्कुल। बहुत अच्छा है। क्योंकि केवल डिग्री होना आपके भविष्य को तय करता था कि अब आप इसके बाद कंपटीशन में बैठेंगे, अब ये कर पाएंगे। तो उससे जो हम और अब आपकी अपनी, राह बन जाती थी कि आप चले गए एक स्ट्रीम में ग्रेजुएशन में, तो उसी लाइन में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कॉर्स करेक्शन, ये फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचीलापन दे दिया गया है, आपको ऑप्शंस दी गई है। जरूरी नहीं एक फैसला आपने, हो सकता है गलती कर दी कि भाई मैं डॉक्टर, या पेरेंट्स का दबाव था, या इंजीनियरिंग में जाना है, अब मैं उसके बाद बदल नहीं पा रहा हूं, मैं फंस कर बैठ गया। तो और इस वो लिहाज आपका से ये अच्छा बहुत है। जरूरी, जी मुझे लगता है एक अच्छी नई एजुकेशन पॉलिसी की तरफ हम लोग आ रहे हैं। और शायद जो खामियां होंगी वो तो ठीक है, हर किस सिस्टम में होती है, कुछ शुरुआत तो कर रहे हैं हम, कुछ बदलने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं बैंकों से? हम बैंकों से जुड़ी खबरें लगातार इस शो में दिखा रहे हैं कि बैंक पैसा देने में गुरेज कर रहे हैं। अब आरबीआई के गवर्नर कहते थे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे में निवेश के लिए आप सिर्फ बैंकों को मत देखें। बैंक भी कह रहे थे मॉरेटोरियम पर अब रोक लगा दीजिए, जो पैसा दे भी सकते हैं वो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। अब इन सब खबरों के बीच प्रधानमंत्री बैंकर्स को क्या कह रहे हैं? फंड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी फियर। जो प्रोजेक्ट्स आपको लगते हैं इनमें पैसा निवेश किया जाना चाहिए, आप उनको फंड दें, आप उनको कर्ज दें। तो अब प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से विराम काफी हद तक ये लगाने की कोशिश की है। एक अनिश्चितता, एक संशय का माहौल बना हुआ था। इसको अगर आप दूसरी तरह से देखिए तो ये भी, इसका एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं, कि बैंक्स में रिस्क एवर्जन कितने हद तक मतलब घर कर चुका है, कि आज देश के प्रधानमंत्री को, मुझे मतलब बहुत याद नहीं आता पिछले 15-20 सालों में जहां भी देश के प्रधानमंत्री बैंकर से इस कारण से मिल रहे हो कि साहब आप जो है प्रोजेक्ट्स को जो है लोन्स दीजिए, लेंडिंग करिए, क्रेडिट डिसबर्सल करिए और डरिए मत। क्योंकि इसका कारण क्या है, पिछले 5-6 सालों में जो एनपीए बहुत तेजी से, जो बैड लोन्स या एनपीए या ऐसे कर्ज जिनकी अदायगी नहीं हुई, वो बहुत तेजी से बढ़े। तो ये आरोप लगा और हमारी एजेंसीज ने कई बार बैंकों को टारगेट भी किया। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कि साहब आपने जो है बिना सोचे समझे लोगों को लोन बांट दिया, या फोन बैंकिंग, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग हुआ। उसके बाद से अब बैंक्स के अंदर एकदम ये डर बैठ गया था कि भैया लोन देना ही नहीं, वही मतलब मिनिमम काम करते रहो, बचते रहो। और अब बैंक्स क्या कर रहे हैं, सारा जो नकदी है वो रिवर्स रेपो में, आरबीआई में पार्क कर देते हैं। तो वो अपना जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो उसी से अपना काम चला रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री को ये मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी, क्योंकि ये बात एक सच है कि अगर अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है तो बैंक्स का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आप, सबसे पहली जो जरूरत है वो है फंड्स की। अगर फंडिंग नहीं होगी तो वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं करेगा और उसका इकोनॉमी में जो है योगदान अभी भी जो है एकदम बुरी और हालत इसी है। से जुड़ी एक अहम खबर छापी है, डेटा बेस्ड खबर है, थोड़ा समझाएंगे दर्शकों को। इकोनॉमिक टाइम्स ने यह खबर छापी है, जुलाई स्टोरी। मतलब जुलाई में देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या रही। स्टटरिंग रिकवरी, मतलब हकलाते हकलाते, छटपटाते छटपटाते हम थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं। और मैक्रो डेटा के हिसाब से थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। जॉब्स के मामले में मीडियम पॉजिटिव कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी ओपनिंग्स हुई हैं, पर अनलॉक में भी मिनी लॉकडाउन्स के चलते थोड़ी दिक्कत आई है। ऑटोमोबाइल्स में हल्का फुल्का आपको बढ़त दिखी है। रियल एस्टेट में तो ऐसा गोता खाया है कि कोई अभी उठने का सवाल नहीं दिख रहा है। रिटेल में भी थोड़ी बढ़त है। तो थोड़ी थोड़ी बढ़त की खबरें हैं। स्टटरिंग रिकवरी है और इसको बढ़ाने के लिए निवेश तो करना ही होगा, पैसा देना होगा, तभी ये सेक्टर्स आगे बढ़ पाएंगे। गलत कह रहा हूं सिद्धार्थ? जी बिल्कुल। मैं एक दो बातें और, वो जो प्रधानमंत्री ने बैंक्स की मीटिंग ली उससे जुड़ी हुई एक दो बातें और कह दूं। उसमें जो प्रमुखता से एक और बात बैंक्स ने डिमांड की है कि जो बैंक्स के फ्रॉड हैं
उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए साहब एक कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आप बना दें, क्योंकि ये जो सीबीआई बीआई का जो डर बैठ गया है ना, इसकी वजह से भी लेंडिंग अब हो नहीं रही है। मतलब हालात ये है कि आप सीबीआई डायरेक्टर को जो है बैंक्स के जो हेड्स जो सीएमडीज की मीटिंग होती है उसमें एक दो बार सीबीआई डायरेक्टर तक को बुलाया गया कि ताकि उनमें ये विश्वास डाला जा सके कि भैया आप लेंडिंग करिए, कर्ज दीजिए, आप डरिए मत। लेकिन वो डर निकल नहीं रहा है बैंकर्स। नहीं नहीं, उल्टा पीएमओ क्या कह रहा है, इस खबर को बिजनेस पेज पर भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। बैंक्स नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, रीलुक एट प्रैक्टिसेस, कि अपने गिरेबान में झांकिए और आपने जो तरीके इजाद किए हुए हैं उन पर भी दोबारा नजर डालिए। तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं घूम फिर कर बैंकों पर ही डाली जा रही है, बैंकों पे डाली जा रही है। और ये भी बोला जा रहा है कि देखिए अब आपने जो ये मॉरिटोरियम वगैरह हमने दे दिया फौरी तरफ पे, अब शायद आरबीआई भी हाथ खड़े कर रहा है, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह है, बहुत बुरी हालत है पूरे इकोनॉमी की, पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। तो और रिस्क एक बार फिर खड़ा हुआ है, एनपीए का रिस्क। तो इस तरह से तो अब वो आरबीआई ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड आई कि साहब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मॉरिटोरियम दे दीजिए, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए, तो आप 10 लाख करोड़ के इन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं बैंक्स की, 10 लाख करोड़ रुपए हमें दीजिए और डालिए हमारे बैंकों में, क्योंकि एनपीए बढ़ेंगे अगर आपको, या आप एक बैड बैंक बना दीजिए, 2-3 बैड बैंक बना दीजिए, जो कि ऐसे बैंक जो ये जो बैड लोन्स हैं या जो ऐसे कर्ज जो जिनकी अब अदायगी लग नहीं रही कि वो होगी, तो वो बैंक जो है ऐसा बैंक बना दीजिए जिसमें ये सब एक साथ इकट्ठा करके बैंक दे दें, ताकि उससे ये होगा कि उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी और फिर से वो जो है दोबारा कर्ज देने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये कुछ स्थिति मतलब आसान नहीं लगती। जहां तक आपने बोला ये जो जुलाई के डेटा की बात हम लोग कर रहे हैं कि जो 5-6 पैरामीटर्स में हम लोग बात कर रहे हैं, गाड़ियों की सेल्स हो या मकानों की खरीद फरोख्त, तो ये देखिए एक बात बड़ी, या ईबे बिल्स हो, एक बात बड़ी क्लियर दिख रही है कि देखिए अप्रैल मई जून जुलाई, अब जो अनलॉक हुआ था, अनलॉक 1-2 अब होने जा रहा है अगस्त 1 से, तो अब जो स्पर्ट हमें थोड़ा सा जो दिखा था, क्योंकि पूरी तरह से सारी अर्थव्यवस्था सब चीज एकदम थम गई थी, उसके बाद अनलॉक हुआ तो धीरे से हमने देखा कि स्पाइक आया, चाहे वो एफएमसीजी गुड्स हो, चाहे वो गाड़ियों की सेल्स में। अब वो धीरे धीरे संदीप प्लेट्यू हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि कोविड का जो प्रकोप है वो कम नहीं हो रहा है। दूसरा, ये हम लगातार देख रहे हैं, जो जॉब्स की बात हो रही है, जो जॉब्स का डेटा है, ये भी डेटा केवल एक इंडिकेटिव डेटा है। एक्चुअल डेटा जो देखना है वो हम लोगों ने जो परसों जो खबर की थी ईपीएफओ वाली, कि किस बड़े पैमाने पे लोगों ने पैसा विड्रॉ किया, 80 लाख, जो 1 करोड़ हो जाएगी फिगर। हाँ, तो वो एक एक्चुअल फिगर है, बाकी तो इंडिकेटिव है संदीप, कि साहब और इसीलिए जो आपने अनलॉक की बात की, अब अनलॉक 3 की गाइडलाइंस आ गई हैं। अनलॉक 3, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की फ्रंट पेज की खबर है। नाइट कर्फ्यू एंड्स, जिम्स कैन रीओपन, लॉकडाउन रिमेन्स इन फोर्स एंड कंटेनमेंट जोन्स टिल अगस्त 31। यानी कि अब अनलॉक 3 और उसके पैमाने क्या हैं, क्या क्या खुल जाएगा। योगा सेंटर्स, जिम में आप जा सकते हैं, रात को आप ट्रैवल कर सकते हैं, नाइट कर्फ्यू हट गया है। इंटर एंड इंट्रा स्टेट, यानी कि राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य आप जा पाएंगे। अभी ये मालूम नहीं, जैसे नोएडा में आज रात से ही, बल्कि मैं कहूँ कल रात 10 बजे से लॉकडाउन लगेगा, तो आप इधर उधर जा सकते हैं या नहीं, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन बंद क्या रहेगा? स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, स्कूल्स, कॉलेज अभी बंद रहेंगे, मेट्रो रेल सर्विस भी अभी बंद रहेगी। पर एक संकेत साफ मिल रहा है कि मिनी लॉकडाउन काम नहीं कर रहे हैं। अभी इकोनॉमी और खोलनी पड़ेगी, बावजूद इसके कि कोरोना के जो संक्रमण के आंकड़े हैं अब वो 16 लाख को छूते नजर आ रहे। नहीं, देखिए अगर अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को देखें तो कहीं भी इसमें जो आप बात कह रहे हैं ना कि हमको और इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, तो वैसे संकेत तो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी सिनेमा हॉल नहीं खोल रहे हैं, हम मॉल्स नहीं खोल रहे हैं, हम जो है बड़े आपकी मेट्रो ट्रेवल जो मास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप ये सोचिए कि लोग मेट्रो में डेली कितने लोग ट्रेवल करते थे, आज वो सब लोग कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी बड़ी संख्या में इकोनॉमी बंद है, लोग घरों से काम कर रहे हैं, तो इस तरह के संकेत अभी बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिम और योगा सेंटर आप खोल दीजिए, जरूरी भी है, क्योंकि लोग घरों में परेशान हैं, ठीक है, वो मुझे लगता है वो उस तौर पे तो मदद करेगा, लेकिन ये अर्थव्यवस्था को किसी तरह की मदद करेगा ये मुझे लगता नहीं। तीसरा, अब ये एक बहुत सांकेतिक रह गया ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को जो मन में आ रहा है वो अपने हिसाब से कर रही है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट।
तो अलग अलग जिले में, अलग अलग राज्यों में वो अपनी जो है कोविड-19 से डील करने के लिए अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पॉलिसीज चला रहे हैं, और कोई समन्वय दिखता नहीं है भारत सरकार और राज्य सरकारों में। तो अब इन गाइडलाइंस का कितना महत्व रह गया है ये मुझे पता नहीं। हाँ, ये जरूर है, जैसे मेट्रो है या मास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कम से कम हम दिल्ली विल्ली या बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ ये जरूर है कि अभी सिनेमा हॉल नहीं खुल रहे हैं, तो जरूर है कि ये तो नहीं दिख रहा है ना कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है दोबारा पटरी पर अभी जल्द आने वाली है वापस। और उसके संकेत कहाँ मिल रहे हैं? मारुति का उदाहरण मैं लगभग 1 महीने बाद ले रहा हूं। बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन है, मारुति सुजुकी पोस्ट फर्स्ट क्वार्टरली लॉस इन 17 ईयर्स। 2003 के बाद पहली बार घाटे की घोषणा की है मारुति ने, जो देश ही नहीं दुनिया में कार उत्पादन में बहुत बड़ी कंपनी है। तो Q1 का मतलब हुआ दर्शकों, अप्रैल, मई और जून में इन्होंने घाटे की घोषणा की है 17 साल में पहली बार। अब एयरटेल ने भी 15,933 करोड़ के नुकसान की घोषणा की है, हालांकि इसमें AGR की प्रोविजनिंग भी है। और साथ ही साथ इंडिगो की बात करें, हाईएस्ट लॉस बाय एनी इंडियन एयरलाइन। इंडिगो उड़ान अच्छी भर रहा था चौथे क्वार्टर में, पिछले साल के यानी कि इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च में प्रॉफिट दिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अब नुकसान की घोषणा की है। सिद्धार्थ? संदीप, मारुति हिंदुस्तान की तकरीबन कार बाजार का 50% हिस्सा मारुति के पास है। और एक बात हम लोग ये भी जानते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद अगर कोई भी सेक्टर अभी भी जिसमें कोई आशा की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि वो कोविड के नेचर ऑफ जो ये हेल्थ क्राइसिस है कि आपको इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, एक दूसरे से दूर रहना है, तो गाड़ियों की मांग अभी भी बहुत ज्यादा, मतलब एक चीज जिसकी मांग अभी भी दिख रही है वो है गाड़ियां। लेकिन उसके बावजूद 300 करोड़ का तकरीबन जो है अप्रैल जून में लॉस दिखा रही है मारुति। तो हाँ, उससे ये पता 249 लगता है। करोड़। और संदीप, पिछले उसके कंपेरेबल क्वार्टर में लास्ट ईयर 1400 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये कितने का गोता है? तकरीबन ये जोड़ लीजिए, तकरीबन 1700 करोड़ का गोता है ये। 1400 करोड़ का प्रॉफिट गया और 300 करोड़ का लॉस जोड़ दीजिए। तो इतना ये डीप रिसेशन है, डीप जो है ना डाइव ले रहा है मारुति जैसी बड़ी लगभग 80% उनके रेवेन्यूज घट गए। जी। और साथ ही संदीप, उनकी जो एक बड़ी जो विडंबना ये है कि वो जो ये बात कह रहे हैं कि साहब हम अपना प्रोडक्शन तो स्केल अप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो सप्लाई बार बार जो हमारी रुक जा रही है, जो रॉ मटेरियल है, जो दुनिया जो भी हमारे जो अब नए शहरों में लॉकडाउन हो जा रहे हैं, मिनी लॉकडाउन, तो उसकी वजह से जो सप्लाई बॉटलनेक है उसमें उनको अपना प्रोडक्शन को भी स्टेबल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो आपको एक ब्रॉड इंडिकेटर ये दिखा रहा है अर्थव्यवस्था का। आपने बात की एयरटेल की, तो ये तो मान लें हम लोग दूरसंचार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऑलरेडी बहुत ब्लीड कर रहा है, बहुत बुरी हालत में, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, टैरिफ रेट्स बहुत नीचे आ चुके हैं। और वो AGR जो है ना, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसमें वहां पर ज्यादा उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि दरअसल कोरोना काल में फोन्स का तो इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। लेकिन जो अब हम लोग जो कॉल के लिए और डेटा के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं, इसमें भी जो टैरिफ वॉर चल रहा है, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, तो वो आप उसको इतना नीचे ले आए क्योंकि हमारा मकसद उन कंपनियों का, मतलब जो उनके आपस में जो प्रतिस्पर्धा वो ये है कि हमको खत्म कर देना है कंपटीशन को। तो अभी एकदम लोएस्ट रेट पे डेटा और कॉल्स आपको मिल रही हैं। बीच में कुछ इसमें इजाफा भी हुआ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इतना ज्यादा सस्ता कर दिया। और ये भी एक मुझे लगता है कि लोग, अब कई लोग जो खाली बैठे हैं वो केवल डेटा, दिन भर डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डेटा इतना सस्ता हो गया है। लोगों का काम में कम दिलचस्पी है, वो दिन भर फोन में व्यस्त है। तो ये आपने दूरसंचार तो वैसे ही पिटा हुआ है और दिख नहीं रहा कि अभी नियर फ्यूचर में इसमें कोई भविष्य है, जबकि कोविड में इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसके यूज पे कोई इम्पैक्ट नहीं। उसके बाद ये हालत है एयरटेल वगैरह की। तीसरा आपने बात की इंडिगो एविएशन की, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि एविएशन क्षेत्र तो मतलब इसका बहुत बड़ी अनिश्चितता है, क्योंकि इंडिगो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कैश रिच एविएशन कंपनी। अभी तो वो ऑलरेडी, अभी हम लोगों ने 1-2 दिन पहले भी देखा था, उन्होंने अपने पे कट्स किए हैं, दोबारा पे कट्स को की जो अनुपात है उसको बढ़ाया है। तो और अभी लग नहीं रहा है कि एविएशन सेक्टर में कोई नॉर्मलसी, मुझे तो लग नहीं रहा है। नहीं, वही रणजॉय दत्ता जो उनके CEO हैं वो कह रहे हैं कि हम लगभग 18,450 करोड़ का कैश है हमारे पास, अभी हम दिक्कत में नहीं है। वो थोड़ा भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को भी अपने इन्वेस्टर्स को भी।
हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, कैश रिच कंपनी है, लेकिन कैश मतलब आप केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कैश आपको आना भी तो चाहिए। एग्जैक्टली। तो जब तक आप जनरेट नहीं करेंगे तो कैश जिस पे आप बैठे हैं वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर ये 5-6 महीना और स्थिति चल गई, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग सेक्टर है वो तो बहुत हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। तो यहाँ पर ये दिक्कतें जो आ रही हैं उसकी भी एक वानगी आपको दी। सिद्धार्थ सिंह, आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।